हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर मुगल काल के शासक। पिछली वीडियो में हमने औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए हैं उनके बारे में पढ़ा था, मोहम्मद शाह और उसके पुत्रों के बारे में। और आज की वीडियो में हम मोहम्मद शाह का जो सबसे छोटा बेटा था जहान शाह, उसके उनके पुत्रों के बारे में बने पढ़ेंगे जिन्होंने शासन किया था। और इस टॉपिक से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उत्तर मुगल काल के शासक। जहान शाह के बाद उसका पुत्र जो होता है मोहम्मद शाह, इसका नाम रोशन अख्तर होता है, वो गद्दी पर बैठता है। 1719 से 1748 तक इसका समय होता है, शासन का समय। रोशन अख्तर सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन पर बैठा और मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की थी इसने। जो रोशन अख्तर था उसका नाम ही मोहम्मद शाह था और उसने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करके ही वो गद्दी पर बैठा था। और ये सबसे छोटे, जो मोहम्मद शाह का सबसे छोटा, बहादुर शाह का सबसे छोटा पुत्र था जहान शाह, उसका पुत्र था। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु पक्षियों के युद्ध को देखने में व्यतीत करता था। जो रोशन अख्तर था उसका शासन के प्रति रुचि कम होने के कारण तथा पशु पक्षियों का युद्ध और संगीत में उसकी रुचि अधिक थी और वो पशु पक्षियों के युद्ध में ही अपना जीवन समय व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता, मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि होने के कारण उसे लोग रंगीला कहते थे और इसी के कारण उसको रंगीला बादशाह भी बोला जाता है। तो रंगीला बादशाह है वो मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर को ही कहा जाता है, क्योंकि उसके शासन के प्रति उत्तरदायित्व कम था और वो सुंदरियों और मदिरा और पशु पक्षियों के युद्ध में अपना समय जो था व्यतीत करता था। मोहम्मद शाह के शासन काल में निजाम मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली थी। शहादत खान ने अवध राज्य की अपने राज्य को स्वतंत्र किया था तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए थे। और 1719 से लेकर 1748 तक, जब तक रोशन अख्तर का समय था, इसी समय पे हैदराबाद राज्य की नींव पड़ी थी। और हैदराबाद की नींव जो रखी थी वो निजामुल मुल्क ने रखी थी। ये याद रखना है आपको कि ये निजाम और मुल्क ने रखी थी। और अवध की जो नींव डाली थी वो शहादत खान ने डाली थी। शहादत खान ही अवध के अवध राज्य की स्थापना के वो संस्थापक थे। उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी अवध की। और मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया था और इसके समय में इसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। और इसी के समय में ही जो फारस का नादिर शाह था उसने भारत पर आक्रमण किया था 1738 में। 1738 में 38 से 39 तक फारस के नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था रोशन अख्तर के ही समय। और इसी के परिणाम स्वरूप 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल सेना बुरी तरह पराजित हो गई थी। रोशन अख्तर के ही समय 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध होता है और इसमें मुगल सेना की हार होती है। नादिर शाह का जो समय था वो 1739 था। 1739 में ही उसने भारत पर आक्रमण किया था और ये आपको याद रखना, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नादिर शाह के आक्रमण को रोकने के लिए निजामुल मुल्क और कमरुद्दीन खान ए दौला को भेजा गया था। जो मोहम्मद रोशन अख्तर था उसने ही निजामुल मुल्क और कमरुद्दीन को भेजा था उसकी सेना को रोकने के लिए, लेकिन इसमें निजामुल मुल्क की पराजय होती है और हर्जाने के रूप में उसको 50 लाख रुपए भी नादिर शाह को देने पड़ते हैं। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश करता है और 48 दिनों तक दिल्ली में किसी का भी शासन नहीं चलता है। जब पंजाब पर इसने आक्रमण करता है उसके बाद में ये दिल्ली में प्रवेश करता है और दिल्ली में जब ये प्रवेश करता है तो वहां तक ये 48 दिनों तक रुकता है और दिल्ली में उस समय किसी का भी शासन नहीं चलता है। नादिर शाह दिल्ली से जब वापस जाता है तो वो दिल्ली से उसके दिल्ली का जो लाल किला है वहां से लूट कर तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा और बहुत सारा धन दौलत और हीरे जवाहरात लेकर जाता है। नादिर शाह अपने साथ वापस जाते समय तख्ते ताउस जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था हीरे जवाहरातों से जुड़ा हुआ, उसका जो सिंहासन था उसको ही तख्ते ताउस बोला जाता है। और उसी में विश्व का सर्वाधिक महंगा कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था नादिर शाह। नादिर शाह ने शहादत खान से 20 करोड़ रुपए की मांग की, जिसे नहीं दे पाने के कारण शहादत खान ने आत्महत्या कर ली थी। जो अवध का संस्थापक था शहादत खान, उससे नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन वो उसकी 20 करोड़ रुपए की मांग ना कर पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी।
तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ये जो तख्ते ताऊस था वो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, और नादिर शाह जो फारस का राजा था, वो जब दिल्ली से वापस आता है तो तख्ते ताऊस और कोहिनूर हुरा अपने साथ लेके जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल से 1748 में अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था, और इसी के समय भी नादिर शाह के बाद मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्र दुर्रानी भी कहा गया है। नादिर शाह वापस जाते समय जफारिया खान को दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर गया था। जब नादिर शाह वापस चला जाता है, क्योंकि उसकी जो मंशा थी भारत पर शासन करने की नहीं थी, वो सिर्फ भारत की जो अपार धन संपदा थी उसको देखकर आकर्षित हुआ था, और उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था, इसलिए वो भारत पर आया था, ना कि उसकी शासन करने की इच्छा थी। इसीलिए जब वो वापस आता है बहुत सारी धन संपदा अपने साथ लेकर जाता है, और तख्ते ताऊस और करोड़ों रुपए, उस समय जो आज की कीमत, उस समय की जो कीमत थी वो करोड़ों रुपए थी, तो हीरे जवाहर लेकर अपने साथ लेकर जाता है। उसकी शासन करने की वो नहीं थी, इसीलिए वो अपने जफारिया खां को दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके चला जाता है फारस। और इसके बाद जो शासन बनता है वो अहमद शाह बनता है 1748 से 1754 में। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठता है 1748 से 1754 के बीच, और इसके समय में भी दोबारा अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। 1748 से 1759 तक 5 बार आक्रमण होता है अहमद शाह अब्दाली का इसी के समय। और अहमद शाह के समय राजकाज जो था वो राजमाता उधमबाई के हाथों में था। अहमद शाह राजा तो था, लेकिन जो सत्ता की वागडोर थी, जो उसका नेतृत्व करता था, वो उधमबाई थी। उन्हीं के हाथों में ये उसकी कमान थी, और अहमद शाह ने इन्हें बिला ए आलम की उपाधि दे रखी थी। जो उधमबाई थी उनको बिला ए आलम की उपाधि अहमद शाह के द्वारा दी गई थी। और अहमद शाह के समय में उनका जो प्रिय हिजड़ा था जावेद खां, वो उनका दरबारी राजनीतिक नेता बन चुका था, और जावेद खां को अहमद शाह ने नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। नवाब बहादुर की उपाधि उनको प्रदान की थी। और इसके अहमद शाह के शासन के बाद बनते हैं आलमगीर द्वितीय, और इनका जो समय होता है वो 1754 से लेकर 1758 तक होता है। इसका नाम अजीमुद्दीन था। जो आलमगीर द्वितीय था उसका नाम अजीमुद्दीन था, और शासन काल में अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया था, और इसके समय भी अब्दाली ने आक्रमण किया था। आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था। जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, उस समय भी ये मुगल सम्राट था उस समय, युद्ध के समय। और इसके आलमगीर द्वितीय के बाद जो शासन आता है वो शाहजहां तृतीय का आता है। इनका समय जो होता है वो 1758 से लेकर 1759 तक का होता है। जो भी शासक हुए, इनका समय कम समय तक रहा है, लेकिन इन्होंने शासन किया। वैसे तो और भी शासक हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहां तृतीय बनते हैं। आलमगीर तृतीय की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था, और इसी समय दिल्ली में इमाद उल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र मुही उल मिलर को शाहजहां तृतीय के नाम से सिंहासन पर बैठाया था। तो जो शाहजहां तृतीय था उसका जो नाम था मुही उल मिलर था, और इसको कामबख्श ने सिंहासन पर बैठाया था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर, इसका जो समय जो था वो 1759 से लेकर 1806 तक था शाह आलम द्वितीय का, और इसका नाम अली गौहर था। और ये जो था वो अली गौहर उसका पुत्र था। अली गौहर जो था वो शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। शाह आलम द्वितीय ने शाहजहां तृतीय का पुत्र था। और शासन काल में पानीपत का युद्ध भी हुआ था इसी के समय। जो आलमगीर द्वितीय था, इसी के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, और बक्सर का युद्ध भी इसके समय में हुआ था। इसी के समय इलाहाबाद की भी संधि हुई थी। शाह आलम द्वितीय के समय ये तीनों घटनाएं होती है, पानीपत का युद्ध और बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। 1772 में शाह आलम द्वितीय मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा, और 1803 तक मराठों का संरक्षण इन्होंने स्वीकार किया था, क्योंकि उस समय मराठों का भी वर्चस्व था। तो 1772 में ये शासक तो थे, पर इनको मराठों के संरक्षण में ही ये दिल्ली पहुंचे थे, और 1803 तक मराठों का संरक्षण इन्होंने स्वीकार किया था। और इसी समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का भी अधिकार हो गया था।
1803 में अंग्रेजी सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। और जो शाह आलम द्वितीय थे वो अंग्रेजों के अधीन हो गए थे 1803 में। रुहेला सरदार कादिर ने शाह आलम को 1806 में अंधा कर दिया था। और रुहेला सरदार जो कादिर खान के द्वारा इनको अंधा बना दिया जाता है शाह आलम द्वितीय को 1806 में, तथा मुगल सम्राट के अंग्रेजों का पेंशनर बन के रह जाता है। ये जो शाह आलम द्वितीय होता है वो मुगल सम्राट के जो शासक होता है वो अंग्रेजों का पेंशनर बन जाता है, क्योंकि अंग्रेजों का ही वहां पर अपना साम्राज्य हो जाता है। और 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी जाती है। तो इस समय इस तरह से इनका भी शासन जो होता है वो समाप्त होता है अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि 1806 में इनके समय में अंग्रेजों ने इनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया होता है। और इसके बाद शासक बनते हैं अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय दिल्ली पर इन्हीं का शासन था। अकबर द्वितीय का शासन था 1806 से। हालांकि अकबर द्वितीय सम्राट तो थे, लेकिन जो नेतृत्व जो शासन की वागडोर थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी। वो उनके ही संरक्षण में काम करते थे। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला यह प्रथम मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय। और इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इनके द्वारा ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। और अकबर द्वितीय के शासन काल में मुगलों के सिक्के बंद करा दिए गए तथा इनकी बात शहादत लाल किले तक ही सीमित रह गई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो इनका शासन तो था, पर इनका शासन की जो बागडोर थी, इनका नेतृत्व जो था वो अंग्रेजों के द्वारा ही करता था। ये अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली ही थे खाली। और सम्राट तो थे, लेकिन सारा जो कामकाज था वो अंग्रेजों के द्वारा ही होता था। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में ही थी। और इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बहादुर शाह जफर बनते हैं। इनका जो समय था वो 1837 से लेकर 1897 तक था। जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम की पहली जो क्रांति होती है 1857 में, तब तक ये सम्राट बनते हैं। और यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसका उपनाम जफर था। कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हो जाता है। और 1 नवंबर 1858 में जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र होता है, उसके बाद से ही कंपनी का अधिकार मुगल सम्राट का शासन समाप्त कर दिया जाता है। और कंपनी का शासन मुकुट का शासन चालू हो जाता है। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया था इनको रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां पर इनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है, रंगून में ही बहादुर शाह जफर की। और ये अंतिम मुगल सम्राट होते हैं। बहादुर शाह जफर जो होते हैं वो अंतिम मुगल सम्राट होते हैं। और ये अंग्रेजों के द्वारा निर्वासित किए जाने के बाद इनकी 1862 में वहीं पर रंगून में हत्या हो जाती है। और इसके बाद जो शुरू होता है अंग्रेजों का क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। और आगे है मुगल सम्राट के जो विघटन का सबसे बड़ा कारण था वो था नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, क्योंकि इन दोनों के आक्रमण के कारण ही जो मुगल साम्राज्य था वो आर्थिक रूप से कमजोर होता चला गया। और क्योंकि युद्ध में ही जन धन की हानि होती थी और जो विदेशी आक्रमण करने आए थे वो भी यहाँ से बहुत सारी धन संपदा लूट के ले गए थे। इस कारण से ही जो मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। नादिर शाह फारस का शासक था और उसकी इच्छा भारत से धन लूटने की थी। नादिर शाह 1736 में फारस का शासक बना था और उसने 1739 में भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया गया था उसको कि आप भारत में आक्रमण करवा के तो आपको बहुत सारी धन संपदा मिलेगी। और इसीलिए वो धन संपदा के प्रति आकर्षित होकर ही उसने भारत पर आक्रमण किया था। फरवरी 1739 में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था सबसे पहले। और उसके बाद परिणाम स्वरूप मोहम्मद शाह अपने मीर बख्शी खान ने दौरा निजाम और मुल्क शहादत खान को लेकर पंजाब पहुंचा, जहां करनाल का युद्ध हुआ था। जो नादिर शाह का जो सबसे पहले युद्ध होता है वो करनाल का युद्ध होता है 13 फरवरी 1739 को। और 20 मार्च को नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है और वहां पर दिल्ली में ये 57 दिनों तक रुकता है तथा वापस जाते समय करोड़ों रुपए नकद तख्ते ताउस कोहिनूर हुरा एवं मोहम्मद शाह द्वारा तैयार कराई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को अपने साथ ले जाता है। तो नादिर शाह जब दिल्ली में आक्रमण करता है तो वहां 57 दिनों तक रुकता है, लेकिन वहां पे शासन नहीं करता है। वो सिर्फ धन लूटने के लिए ही भारत आया था और तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा और जो शाहजहां द्वारा तैयार करवाई गई थी हिंदू संगीत की चित्रित फारसी पांडुलिपि उसको अपने साथ ले जाता है।
मुगल सम्राट ने अपनी अपनी पुत्री का विवाह नादिर मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से कर दिया था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया और वापस जाते समय उन्होंने जो मोहम्मद शाह थे उनको वहां का दिल्ली का सम्राट घोषित कर देता है, क्योंकि मोहम्मद शाह जो होता है वो अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के बेटे के साथ कर देता है। और दूसरा जो कांड था वो था अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। 1747 में नादिर शाह की हत्या किए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कांधार पर स्वतंत्र शासक बन जाता है, क्योंकि इन दोनों का संघर्ष कांधार को लेकर भी आपस में चलता रहता था। तो नादिर शाह की हत्या के बाद अहमद शाह अब्दाली जो होता है वो स्वतंत्र शासक बन जाता है और आधुनिक अफगान राज्य की नींव अहमद शाह अब्दाली के द्वारा ही डाली जाती है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। हालांकि हर बार वो सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि सफलता के लिए ही उसने 7 बार भारत पर आक्रमण किया था। नवंबर 1756 में भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर उसमें प्रवेश कर गया और जनवरी 1757 में वह दिल्ली में प्रवेश किया तथा मथुरा और आगरा में भी लूटपाट की थी। तो उसने 1757 में दिल्ली में उसने प्रवेश किया और मथुरा आगरा में लूटपाट की। और वापस जाते समय अब्दाली ने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट और इमाद उल मुल्क को वजीर एवं रुहेल सरदार नाजिम उद्दौला को सम्राट। मार्च 1758 में मराठा सरदार रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा और उसने नजीम उद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया। जो रघुनाथ राव होते हैं वो दिल्ली पहुंचकर नजीम उद्दौला को निकाल देते हैं और फिर पंजाब को लूटकर वहां पर अदीना जो बेगम होती है उनको पंजाब का गवर्नर नियुक्त करके वापस लौट जाते हैं जो रघुनाथ राव होते हैं वो। और अहमद शाह अब्दाली ने जो मराठों के प्रति जो अपनी उनकी नीति थी प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने भारत पर पुनः आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली जो था उसने भारत पर मराठों से प्रतिशोध लेने के लिए दोबारा आक्रमण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप ही पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 में, और जिसमें मराठों की बुरी तरह हार होती है। तो जो पानीपत का तृतीय जो युद्ध होता है वो अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में होता है। अब्दाली ने 20 मार्च 1761 को दिल्ली में छोड़ने से पहले अपने शाह आलम द्वितीय को सम्राट और नजीम उद्दौला को मीर बख्शी और इमाद उल मुल्क को वजीर नियुक्त कर देता है। तो अहमद शाह अब्दाली जो होता है वो भी भारत पर शासन नहीं करता है, वो भी धन लूटने के लिए ही आता है। और जब वापस जाता है यहाँ से पानीपत के तृतीय जो युद्ध होता है मराठों को पराजित करने के बाद, तो शाह आलम द्वितीय को ही सम्राट घोषित कर देता है और नजीम उद्दौला को मीर बख्शी। तो इस तरह जो मुगल सम्राट का जो होता है वो पतन इन्हीं कारणों से होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक उत्तर मुगल काल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।